राजा के दरबार में हुआ एक चोर का न्याय। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल भक्ति गाथा संग्रह में स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए कुछ नया सिखाएगी। यह कहानी एक चोर की है। आपके लिए जीवन में बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी और यह कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं। यह एक चोर की कहानी, किस तरीका से एक चोर का न्याय किया जाता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मदत्त बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है, ब्रह्मदत्त जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण ब्रह्मदत्त की नींद खुल जाती है। वह उठता है और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। ब्रह्मदत्त वहीं एक कोने में छिप करके उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त को पता चलता है कि उनमें से एक रमण नाम का चोर था और दूसरा महल का सिपाही था। असल बात यह थी कि रमण नाम का वह आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया था। सिपाही उस आदमी से कहने लगा, रमण, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम्हें चोरी चकारी के काम में पड़ गए हो। आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है जो तुम चोरी करने में लग गए हो। रमण उसे जवाब देते हुए कहने लगा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। इसलिए जब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तब मुझे चोरी जैसा बुरा कर्म करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देते हैं तो मैं वादा करता हूं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूंगा। सिपाही कहने लगा, अरे लड़के, देखने में तो तुम बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है। सिपाही के पूछने पर रमण उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। सिपाही जी, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़े कष्ट सह करके मुझे पाला है। वह लोगों के घरों में काम करती और जो भी कमाई होती है उससे मेरा पालन पोषण करती थी। अभी 2 दिन पहले की बात है। अचानक रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी हमारे घर पर आ जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वह दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वह ठहरने के लिए स्थान ढूंढने लगे और हमारे घर आ पहुंचे। वह लोग रात यही गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। तब पति पत्नी ने बताया कि हम दोनों को बहुत तेजी से भूख लगी है। यदि कुछ खाने को मिल जाता तो आपका बहुत ही उपकार होता। सुबह होते ही हम दोनों लोग चले जाएंगे। मेरी माँ उन दोनों की बात मान गई। माँ उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है। तुम लोगों को इस घर में रुकने में बड़ी असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी माँ ने उनके हाथ पैर धुलवा करके और साथ ही उनके रात के खाने का इंतजाम भी कर दिया। खाना खाने के बाद में वह लोग कहने लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे। तब मेरी माँ कहने लगी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, यह तो मानवता के प्रति मेरा कर्तव्य था। इस तरह से वह दोनों पति पत्नी खाना खा करके उस रात हमारे ही घर में सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई है। वैद्य ने उन्हें देखा तो उसने कहा कि उनकी मृत्यु जहर खाने से हुई है। उन्हें मृतक घोषित कर दिया। हमारे घर में नगर का कोतवाल पहुंचा और जो खाना हमने उनको खिलाया था उसकी जांच पड़ताल की गई। उस खाने में एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास लेकर के गया और सारी बातें राजा साहब को बताया। फिर महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला यह था कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वह खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। हालांकि मेरी माँ ने यह जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अनजाने में ही सही अपराध तो हुआ था।
इस अपराध के कारण महाराज ने मेरी मां को फांसी की सजा सुना दी, परंतु दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा कि महाराज, आपने जो दंड इसे सुनाया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों माँ बेटे ने अपराध किया है और उसको स्वीकार भी किया है, फिर भी यह दंड उचित नहीं है। इसलिए महाराज, आप इन दोनों पर कुछ दया कीजिए। मंत्री की बात सुनकर के महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे, जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों माँ बेटे के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर उन दोनों के मरने का कारण यह माँ बेटे ही हैं। इसलिए दंड तो इन्हें मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इन्हें 1 माह के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। फिर अपनी आप बीती सुनाकर रमण कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहां से कमाऊं? अपनी मां को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठा कर पाया, और आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया राजकोष में, तो मेरी मां को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कोई और रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का फैसला किया, और जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे आकर के पकड़ लिया। मित्रों, ब्राह्मण ब्रह्मदत्त जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रमण पर बड़ा ही तरस भी आ रहा था। रमण की बातें सुनकर सिपाही को भी दया उस पर आने लगी और रमण से कहने लगा, देखो भाई युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन तुमने यह जो चोरी का काम किया है यह बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। रमण कहने लगा, भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देख करके भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुका पाता। रमण की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूं, जो होना था वह हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूं, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम निकाल लो और बाकी मुझे दे दो, और फिर यहां से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने यह बात कही दोस्तों, तो उसकी बात को सुनकर के ब्राह्मण ब्रह्मदत्त को भी बड़ा गुस्सा आया और वह सोचने लगा, यह एक सिपाही होकर के केवल छोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि उसे यह भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूं, जो इससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त राज दरबार में पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे, परंतु वह चुपचाप जाकर वहां पर खड़ा हो गया और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं उसने बताया। राज दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। रमण नाम का वह युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दिए। तब राजा ने आदेश दिया कि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारागार से छूट जाने पर दोनों मां बेटे बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देख करके दरबार में मौजूद लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही है सारी कार्यवाही ब्रह्मदत्त बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से शिकायत करने लगा कि महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया था। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात मेरे घर में मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गया। महाराज ने कहा, व्यापारी हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था, और जब लौट करके मैं अपने घर पर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और पूंजी थी वह सब गायब थी। यह बात सुन के महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं
कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है, तुरंत इसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है, उस चोर को मैं अच्छे से जानता हूं। महाराज ने हैरान होते हुए कहा कि क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर के आएंगे। व्यापारी कहने लगा, महाराज, मैं कोई और नहीं, बल्कि जिस औरत को आपने छोड़ा था उसका बेटा रमन है। उसने ही मेरे घर में चोरी की है और वहां से धन चुराया है। धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इसी तरह से उसने अपनी मां को छुड़वाया है। यह बात सुनकर के महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला लेंगे। महाराज ने तुरंत रमन को राज दरबार में बुलवाया और कहने लगे, हे युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है। क्या यह बात सही है? क्या वह चोरी तुमने की है? रमन कहने लगा, हाँ महाराज, इनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी मां को छुड़वाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहां से ला सकता है? जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने मजबूरी में ही यह चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी मां को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये चोरी की है। इस प्रकार रमन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और उसकी मां को बुलाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर में जो भी धन चोरी किया गया है वह धन व्यापार को वापस करे। तब ब्राह्मण दत्त ने कहा, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपका यह फैसला न्याय के पक्ष में नहीं है। यह सुनकर के सारे दरबारी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि महाराज अब क्या कहेंगे। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर के महाराज को गुस्सा आ गया और वे कहने लगे, क्या ब्रह्मदत्त, तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता है? क्या तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मेरे निर्णय में गलत क्या है। अगर यह गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया था, इसीलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता हूं। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है, उसके घर में चोरी करने वाला रमन है। यह बात मैंने ही उसे बताई थी कि उसके घर में चोरी करने वाला रमन है। राजा ने कहा, यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लगता है, यह बताओ। तब ब्रह्मदत्त ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसने छुप करके रमन और उस सिपाही की बातें सुन ली थीं। उसके बाद ब्राह्मण आगे कहने लगा कि महाराज, उस रात को दोनों पति पत्नी जहरीला खाना खा करके मर गए। इसका कारण रमन की मां नहीं है, ये आप भी जानते हैं, परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार आपने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड दे दिया है। 1 महीने के अंदर इतनी मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? यह असंभव है, यह आप भी जानते थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब रमन को कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद इसके पकड़े जाने पर सिपाही इसे रिश्वत लेकर छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो यह आपके पास आता है और आप रमन को कारागार में डालकर दंड के रूप में उसकी मां को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वह धन राजकोष में पहले से ही जमा करवा दिया गया है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वह कहां से लेकर के आएगी? वह मां भी तो कहीं से चोरी करके ही मुद्राएं आपको चुकाएगी, और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होंगी वो भी भाई आपके पास में आकर के इस व्यापारी की तरह शिकायत करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। राजा ब्रह्मदत्त की कही हुई बात को समझ रहा था। महाराज के दरबार में मौजूद सभी दरबारी जो अशांत बैठे हुए थे, उसमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, ब्रह्मदत्त, तो फिर तुम ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ इसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है और उस अपराधी के लिए क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को क्या दंड देना होगा? इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो यह समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई थी।
मित्रों, ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की बात सुनकर के महाराज ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ब्रह्मदत्त, अब तुम कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी उम्मीद के साथ ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगा। दोस्तों, तब ब्रह्मदत्त कहने लगा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप यह देखिए कि अपराध की शुरुआत कहां से हुई है। अपराध होने का कारण क्या था? अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी, यह आपने नहीं जाना, इसीलिए समस्या इतनी बढ़ गई है। रमण की मां तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करना चाहती थी, उनकी हत्या करना नहीं चाहती थी। उसकी मां का उद्देश्य यह नहीं था, इसलिए यह घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी मां को बचाने के लिए रमन को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो रमन एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं है। रमन कोई पैसों का चोर नहीं है। रमन की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने उससे रिश्वत में जो भी धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि इससे जो अपराध हुआ है वह कुछ कम हो सके। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहने के अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सब भले लोग हैं, तो ऐसे में अपराध किसने किया? ब्राह्मण ब्रह्मदत्त कहने लगा, राजन, इन सब का कारण आप है। दो भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, दो अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया। तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि गरीब मां का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लेकर के आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो लेकर आया तो आपने यह भी नहीं पूछा कि इतने कम समय में भाई 1000 मुद्राएं कहां से लेकर के आया। अगर इस समय आपने रमन से पूछा होता कि मुद्राएं कहां से आई हैं, तो यह समस्या यहां तक नहीं पहुंचती। आप ऐसे में समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता। वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रमन और उसकी मां का कोई दोष नहीं है, इसलिए रमन और उसकी मां को छोड़ दिया जाए, और रमन से जो आपने जुर्माना वसूल किया है वह व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता की मदद दी जाए। दोस्तों, ब्रह्मदत्त के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आया। महाराज ने ब्राह्मण की प्रशंसा की और कहा, हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन ब्रह्मदत्त, आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, और हम आज से तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को कोष से धन देकर विदा किया और रमन और उसकी मां को भी निरपराध घोषित करके भेज दिया, और मरे हुए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी गई। महाराज की समझ में भी यह बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ब्रह्मदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो जाता है और अपना जीवन बड़े सुखपूर्वक बिताने लगता है। तो दोस्तों, यह थी एक कहानी चोर की, कि किस तरीका से महाराज के दरबार में उस चोर के लिए न्याय मिलता है, और चोर का न्याय एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के बारे में सही तरीका से गहराई से जान लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे निर्णय लेने से कोई निरपराधी को दंड ना मिल जाए। अगर अपराधी है तो उसके बारे में गहराई से जान लो, तभी उसको दंड दो। ऐसा नहीं है कि अपने बल और धन के आवेश में आकर के, अपने राजपद के अभिमान में आकर के एक निरपराधी को दंड दे दो। यह धर्म के खिलाफ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आप लोगों बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय